अभी फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में 27% है। अब सोचिए 3/4। इसी वजह से आफ्टर रिटायरमेंट मैंने ये विजन था मेरा कि मैं लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करूं, तो इसी मिशन के साथ चल रही हूँ। नहीं, आप ये समझिए, जिस दिन आप नौकरी शुरू करते हैं उसी दिन से आपको पता होता है आप किस दिन रिटायर होने वाले हैं। यस। है ना? तो जब आपको पता है कि आप कब रिटायर होने वाले हैं, तो आप उस दिन की तैयारी भी तो आज से करना शुरू करिए। तो गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आ रही है कि वात्सल्य एनपीएस में आप पैसा डालिए, जिससे आप ही अभी से जोड़ना शुरू कर दीजिए उनकी पेंशन के लिए, उनके बुढ़ापे के लिए। तो दो चीजें हैं, एक तो जो तुरंत आने वाली आपकी इमरजेंसीज हैं उसके लिए फंड होना चाहिए, और प्लस रिटायरमेंट के लिए प्लान जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए। तो ये मैंने ऐसा फॉर्मूला अपने लिए बनाया हुआ है कि 20% कैश, 30% सेविंग अकाउंट एंड 50% आपका एफडी में या लिक्विड फंड कहीं भी आप डालना है जिससे तुरंत मिल सके। Hello, everyone. Thank you so much for joining us today. Today, we have a very special guest. She is a retired banker. She worked in Central Bank of India for 36 years. She is also an author for a book called Stolen Identity, Unmasking the World of Cybercrime. And her name is Anupma K. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके संग आज जो है ये सेशन कर रही हूँ और लोगों से मुखातिब हो रही हूँ, ताकि मैं बता सकूं उन्हें कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अगर यंग अर्नर्स हमारे फाइनेंशियली फ्री होंगे, देन वो अपनी एक फुलफिल्ड लाइफ जी पाएंगे। क्योंकि फाइनेंस जो है ना, वो जस्ट लाइक बैकबोन है हमारे लाइफ का। तो अगर उनका फाइनेंस ही ठीक नहीं होगा, वो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो उनकी लाइफ बड़ी मतलब पेनफुल होगी, डिजास्टरस होगी। हमारे स्कूलों में कभी नहीं सिखाया जाता है कि हमें अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। हम हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, देन अच्छी जॉब लगनी चाहिए जहां आप ज्यादा अर्न कर सको। हम सिर्फ अर्निंग की बात करते हैं, हम कभी उनको ये नहीं बताते कि आपको जो भी आप अर्न करोगे उसको मैनेज कैसे करना है। जब आप मैनेज करना सीखोगे तभी आप उसको मल्टीप्लाई करना सीख सकते हो, और तभी वेल्दी बन सकते हो, और फाइनेंशियल फ्रीडम भी तभी अचीव करोगे। तो आफ्टर रिटायरमेंट ये मेरा मिशन बन गया कि मैं अपने बच्चों को और जो उनकी एज के बच्चे हैं उन्हें ये सिखा सकूं कि आपको अपने मनी को कैसे मैनेज करना है। Okay. और जब आप ये सीखोगे देन आप वेल्दी बन पाओगे। नहीं तो हमेशा डिप्रेशन में या आप परेशान हो कि कैसे मैनेज करें, या डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं बच्चे, क्रेडिट कार्ड लोन्स और पर्सनल लोन्स एंड ऑल। तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा अर्न करते हैं, उसके बाद भी उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो मनी को मैनेज करना नहीं जानते। तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी यंग अर्नर्स हैं, यंग कपल्स हैं, वो सीखें कि उनको अपने मनी को कैसे मैनेज करना है। देन अपनी जब मनी मैनेज करेंगे फिर धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होगी, उसको कैसे मैनेज करना है, और फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है। आपने 3 चीजें बोली, फाइनेंशियली हाँ फ्री हो, आप हाँ अबंडेंस फील करें या वेल्थ बनाने लगे, और अपनी लाइफ आप अच्छे तरीके से जी सके। जी हाँ। कोई एक नंबर ऐसा है जहां पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए फाइनेंशियल फ्री है? और व्हेन यू से फाइनेंशियली फ्री, उसका क्या मतलब है, स्पेशली जो यंग हाँ अर्नर्स है? हाँ, फाइनेंशियली फ्री का मतलब ये होता है कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हों ताकि जो भी आपके खर्चे हैं वो ठीक से चल सके। ऐसा हम्म। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा वेल्थ होगी तब आपके खर्चे चलेंगे। आप का जो लाइफस्टाइल है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े कि ये खर्च कहाँ से आएगा, ये बिल कैसे पे करेंगे, रेंट कैसे पे करेंगे, या मतलब पेट्रोल कार में चाहिए या रिपेयर कराना है, ये सब मैं कहाँ से करूंगा। तो तब वो फाइनेंशियली फ्री है जब वो उसको इन चीजों की चिंता नहीं है। इतना उसके पास होना चाहिए। हर एक का अलग अलग हो सकता है, कोई एक अमाउंट नहीं हम बोल सकते हैं कि इतना अमाउंट होगा देन फाइनेंशियली फ्री। जो भी उनका लाइफ स्टाइल है उसमें उनको मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे, और अगर वो अच्छे से मैनेज करें तो फाइनेंशियली फ्री है। फिर अपने हम्म। पैशन को फॉलो कर सकते हैं, जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम में सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीते हैं। राइट।
और जहां तक लाइफ अपने टर्म्स पे जीने की बात है, ज्यादातर जो आजकल यंग अडल्ट हैं, दे वांट टू लिव देयर लाइफ कि उनके टर्म्स पे चले। जैसे पहले हाँ होता था कि हाँ। एक बहुत ही रूटीन लाइफ है कि आप 9 बजे ऑफिस गए, 5 बजे आ गए या 6 बजे जी आ गए। जी। हाँ उनको ज्यादा फ्रीडम चाहिए टाइम के पर्सपेक्टिव में, वो ट्रैवल हाँ। ज्यादा कर सकें। और हम्म। अगर उनको किसी चीज में मन नहीं लग रहा है तो वो स्विच करके दूसरे यस। करियर हाँ में शिफ्ट हो हाँ। सके। यस यस। राइट। तो हाँ, तो मान लीजिए आपने आज एक प्रोफेशन लिया, जो पढ़ाई किया आपने उसके हिसाब से आपको जॉब मिल गया, पर राइट आप चाहते कुछ और हो करना, तो आप अगर फाइनेंशियली फ्री हो तभी स्विच ओवर कर सकते हो उसकी तरफ। राइट राइट। मतलब ये जिंदगी एक बार मिलती है, इसको पूरी तरह से एंजॉय कैसे करेंगे? हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमें खुशी हो। तो अपने खुशी के लिए वो सबसे पहली चीज है कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इतनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, शायद अगर हम देखें तो दो चीजें हैं। एक है कि आप हम्म। यंग अडल्ट हैं और अभी आपकी शादी हुई, आपने हाँ। अभी अभी अर्निंग शुरू करी है, कुछ हम्म साल हुए हैं, आप थोड़े से सेटल हैं एंड यू गॉट मैरिड। हम्म और आप और आपके स्पाउस दोनों ही शायद अर्निंग करते हैं। और एक एकदम ही अलग बात है कि किसी ने अभी अभी ज्वाइन किया या स्टार्ट किया, 2-3 हम्म साल हुए एंड स्टिल दे वांट टू एंजॉय लाइफ। हम्म। तो दोनों का जो तरीका होगा फाइनेंशियली फ्री होने का वो थोड़ा अलग होगा। यस। हाँ। आज जो बच्चे अभी मैरिड नहीं हैं, तो वो आखिर वो सोचेंगे तो है ना, अगर वो शादी के लिए सोच रहे हैं एग्जैक्टली। तो उन्हें अभी से कुछ चीजों को प्लान करना चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास मनी सफिशिएंट है हम्म। पर खर्चे कम है। राइट। तो अगर आज से वो सोचेंगे कि हाँ, अगर 3 साल बाद शादी करेंगे या 5 साल बाद शादी करेंगे हम, तो हम अभी से कुछ पैसा जोड़ के रख लें। आज आप जोड़िए ताकि आपको इस तरह के खर्चे नहीं करने पड़े। नहीं पता चला आपने अगर 20-30 लाख लगा के शादी कर ली और उसकी ईएमआई अगले 10 साल तक दी, तो क्या फायदा है? फिर आप बच्चे होंगे तो उनके लिए कैसे करोगे? या हम्म। कोई इमरजेंसीज आ जाएंगे तो कैसे मैनेज करोगे? भाई आप मैरिज करेंगे तो एक व्यक्ति की बढ़ी, अगर वो मतलब जॉब में है तब तो ठीक है, और इन केस नहीं है तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपके ऊपर पड़ी ना जिम्मेदारी। राइट देन राइट। देन आपके पास खर्चे जब बढ़ेंगे, और एकदम से डबल इनकम तो नहीं हो जाने वाली है ना, जो आज आप अर्न कर रहे हो वही उसी में आपको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप सिंगल हो तो अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग करो। इंक्रीमेंट भी होगा प्लस साथ में इन्फ्लेशन भी होगा। इन्फ्लेशन भी होगा। तो आज से 5 साल पहले जिस दामों में हम चीजें खरीदते थे, वो आज नहीं खरीद सकते, आज से 10 साल बाद और नहीं खरीद पाएंगे। तो राइट। हर चीज महंगी होती चली जा रही है। अब हमें समझ आ गया है कि अगर आप सिंगल हो या इवन इफ यू जस्ट गॉट मैरिड, हाँ दोनों ही सिचुएशन में आपको आपका पैसा कैसे अर्न करना है और कैसे मैनेज करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, वो हाँ। सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो व्हाट हाँ शुड बी द जी। फर्स्ट स्टेप, हाउ डू दे गो अबाउट इट? तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि उनके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, एक सिक्योर फंड होना चाहिए, कि कोई भी एक्सीजेंसीज आ जाए, कोई अचानक खर्चे आ जाएं। मान लीजिए घर में कोई बीमार ही पड़ गया ज्यादा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उन्होंने गोल बनाया हुआ है उसमें से, या सेविंग कर रहे हैं उसमें से उन्हें लेना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि उनको कम से कम 10% नहीं, और जिस समय उनकी शादी नहीं हुई है तब तो वो 20% तक अपने रिटायरमेंट फंड में डाल सकते हैं। अब तो आपको बताऊं कि एनपीएस में एक वात्सल्य स्कीम आ गई है अभी इसी बजट में, जिसमें ये कहा गया है कि आप अपने बच्चों के रिटायरमेंट के लिए आप जोड़ना अभी से शुरू कर दीजिए, जब बच्चा माइनर है, छोटा है। तो आप सोचिए कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे सोच रही है, क्योंकि आप अब पेंशन नहीं मिलती। पहले के लोगों को सबको पेंशन मिला करती थी, और पेंशन होने के कारण उनका गुजारा चल जाता था। पेंशन में भी आपका डीए वगैरह लग जाता था, महंगाई भत्ता लग जाता था, और उनको उनका काम चलता था। पर आज पेंशन नहीं मिलती है, आपको अपनी पेंशन खुद ही कॉर्पस बनाना है अपना। ओके। तो हम्म अभी जैसे दो चीजें हैं, मुझे हम्म पता है इमरजेंसी फंड क्या होता है क्योंकि हमने पास्ट में भी फाइनेंस एक्सपर्ट से बात करी है। बट इफ हम्म समबडी इज लिसनिंग टू अस फॉर द फर्स्ट टाइम, हम्म। इमरजेंसी फंड का कोई परसेंटेज है, कोई तरीका है? बिकॉज शायद वो भी जी। सबके लिए अलग होगा जरूरतों के हाँ हिसाब से। हाँ हाँ। तो इमरजेंसी फंड को एक रूल है कि 6x रूल, मतलब मैक्सिमम 6x। एक्स का मतलब है जितनी आपकी मंथली इनकम है उसका 6 टाइम्स आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। पर आप कहेंगे एकदम से तो 6 टाइम्स नहीं बनने वाला है, तो आप थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू करिए।
और अगर आप 3x तक जोड़ लेते हैं, मतलब 3 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम जोड़ लेते हैं, देन आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट हो गया। मान लीजिए किसी की इनकम 50,000 रुपए महीना है, तो उसके पास कम से कम 1.5 लाख रुपए, नहीं तो 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए, ताकि कभी वो जॉब स्विच ओवर कर रहा है, कभी मान लीजिए कोविड जैसी स्थितियां आ गई कि कोविड हो गया था तो लोगों की नौकरी छूट रही थी या नहीं, कम पैसे मिल रहे थे, तो हमें नहीं मालूम ना कि कब अचानक क्या होने वाला है। तो इन सारी चीजों के लिए तैयार रहने के लिए हमारे पास वो फंड अलग होना चाहिए, और हमें थोड़ा ऑटोमेट कर देना चाहिए उसको, और उसमें से कभी फंड को लेना नहीं चाहिए, और इनकेस लें आप तो उसको तुरंत पूरा करना। अभी हम 3 लाख का अमाउंट मानते हैं, अगर आपने बोला तो वो हाँ तीन हाँ। लाख आप हम एज अ लिक्विड कैश रखें सेविंग्स बैंक अकाउंट में, नहीं या नहीं फिर नहीं उसका भी हम नहीं। कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसमें से कुछ नहीं तो आप मान लीजिए 3 लाख है तो उसका 10-20% आप घर में कैश भी रखिए, ओके। क्योंकि इन केस कैश हमारे पास होता है तो हमें लगता है कि हमारे पास पैसा है, मतलब अपने को पावरफुल थोड़ा महसूस करते हैं कि नहीं नहीं पैसा है, हो जाएगा। कभी एटीएम नहीं चल रहा है, कभी कार्ड नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में 10-20% आपके पास रहना चाहिए घर में, कि 30% तक आपका सेविंग अकाउंट में पड़ा रहना चाहिए, कि अगर अचानक खर्च आ जाए तो उससे आप निकाल सकें। और 50% को आप चाहे तो किसी लिक्विड फंड में डाल सकते हैं या एफडी बना के रख सकते हैं, पर ऐसा होना चाहिए कि जब भी जरूरत पड़े आप तुरंत ले पाए उसको। ग्रेट। और हम्म अगर आप ऐसे बना के चलते हैं तो आपको हमेशा वो एम्पावरमेंट रहेगा, सेंस ऑफ एम्पावरमेंट की हम्म। कुछ भी अगर आए इमरजेंसी तो मैं डील कर हाँ सकता हूँ या कर हाँ सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ। दैट्स ग्रेट। जी। आपने ये भी बोला कि रिटायरमेंट फंड भी हम शुरू से ही शुरू कर सकते हैं। यस। ज्यादातर जो हाँ यंग अर्नर्स होते हैं, आई थिंक वो इस शब्द से दूर ही रहते हैं जब तक वो 40-45 के नहीं हो जाते, हाँ हाँ हाँ। राइट? तो आप उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे कि अच्छा अभी से रिटायरमेंट फंड के लिए भी सोचना शुरू करो, या उसके लिए यू स्टार्ट पुटिंग मनी अवे? तो उसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए उन्हें थोड़ा सा उसको फोकस होके सोचना पड़ेगा कि जब मान लीजिए वो पढ़ रहे थे उस समय कितने की चीजें मिल रही थी, आज कितने की मिल रही हैं, तो उन्हें ये इस बात के लिए हमें आगाह करना पड़ेगा कि आज से 40 साल बाद या 35 साल बाद आप जब रिटायर होगे उस समय चीजें कितने की हो रही होंगी। तो क्या आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाओगे इसी तरह का जैसा आज कर रहे हो? और अगर आपको लगता है कि उसके लिए कितना फंड चाहिए होगा आपको, मान लीजिए आपके घर का खर्चा आज 50,000 में चल जाता है, तो उस समय हो सकता है कि वो खर्च लगभग 1.5 लाख या 2 लाख में चले आज के 30-35 साल बाद। तो वो फंड उस समय आपका कहाँ से आएगा? उस समय आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होंगी, है ना? कुछ लोगों के अगर बच्चे तब तक सेटल नहीं है तो उनको उनको पढ़ाना लिखाना है, उनकी मैरिजेस करनी है, या आप और आपकी वाइफ है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, तो ये सारी चीजें कैसे होंगी और ये लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होगा? यूं समझिए कि जैसे जस्ट लाइक एक मिरर है जिसपे धूल जमी हुई है, तो हमें वो धूल को साफ करना है और उन्हें क्लियर पिक्चर दिखानी है कि क्या होने वाला है, और आपको उसके लिए पहले से कैसे तैयार रहना है। फर्ज कीजिए कि कोई हमें सुन रहे हैं और उनको ये रियलाइजेशन होती है कि अच्छा ठीक है, मुझे अभी रिटायरमेंट फंड शुरू कर देना चाहिए, भले मैंने अभी 2-3 साल हुए जॉब शुरू करके। तो हम्म। फिर वही मेरा क्वेश्चन है कि वो क्या माप ले, या व्हाट शुड बी हाँ द पैरामीटर कि अच्छा मुझे कितना रिटायरमेंट फंड चाहिए, मैं कितना परसेंटेज डालूं, कहाँ डालूं, हाँ बहुत सारे हाँ सवाल होंगे। हाँ। तो अगर जो भी उनकी इनकम है, मतलब आफ्टर टैक्स कटने के बाद जो उनको मिलती है, उसका 10% जो है उनको रिटायरमेंट फंड में जरूर डालना चाहिए। और रिटायरमेंट फंड में भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज पकड़ ली और उसी में डालते जा रहे हैं, उसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए, क्योंकि जब हम उसमें मार्केट में पैसा लगाते हैं या म्यूचुअल फंड में जाता है, तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, किसी में आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, तो आपका बैलेंस्ड रहेगा वो सारा। जो आपकी रिटर्न्स होंगे वो बैलेंस्ड रहेंगे, और आपको देन आपका मतलब कॉर्पस, एक अच्छा कॉर्पस आप बना पाएंगे। 10% तो मिनिमम, और अगर वो बचा सकते हैं तो कम से कम उसको बढ़ा भी सकते हैं कि 12% या 15% तक बचा सकते हैं। नहीं, आप ये समझिए जिस दिन आप नौकरी शुरू करते हैं उसी दिन से आपको पता होता है आप किस दिन रिटायर होने वाले हैं, यस। है ना? तो जब आपको पता है कि आप कब रिटायर होने वाले हैं,
तो आप उस दिन की तैयारी भी तो आज से करना शुरू करिए, हम्म। है ना। यहाँ तो पे बहुत लोगों का काउंटर एक्ट क्वेश्चन है कि हमने अर्न करना शुरू किया सो दैट आई कैन एंजॉय, और वो यस। पे योर सेल्फ उनका मानना है कि अच्छा मैं 10% खर्च करूँ कि मान लीजिए मुझे जो भी चीजें करनी है, मुझे दुनिया हाँ। घूमनी है, मुझे आईफोन लेना है या मुझे हम्म। बड़ा टीवी लेना है, वो मेरा 10% पे योर सेल्फ फर्स्ट कम आउट उसमें जाना चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है कि आपको ये सारी चीजें करनी है, हाँ। लेकिन उसके लिए भी आप पहले से प्लान करते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म है, मिड मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है। तो शॉर्ट टर्म में आप अगले साल कहीं जाने वाले हैं तो साल भर आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइए और आराम से घूमने जाइए, वेकेशन में जाइए। या कहीं आपको फॉरेन ट्रिप करनी है तो आप 2 साल या 3 साल इंतजार कर सकते हैं, और एक सफिशिएंट अमाउंट आपको मालूम होना चाहिए कितना खर्च आने वाला है, उसके हिसाब से आज बचाइए और घूमिए जाके। तो वो घूम सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्लान पहले से करना पड़ेगा। राइट। हाँ। ओके, तो अब हमने ये बातें की हैं कि कितना जरूरी है कि आप इमरजेंसी फंड बना के रखें, कितना जरूरी हम्म। है कि आप रिटायरमेंट हाँ। फंड के लिए स्टार्ट करें अपनी सेविंग्स। हाँ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप प्रैक्टिकली हम क्या करें सो दैट कि हमारा बजट भी मेंटेन रहे और हम सेविंग भी शुरू कर सकें, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो उनके लिए सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले वो अपने फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करें, और उनकी जो मतलब लाइफ में जो उनकी वैल्यूज हैं कि वो क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में। कि हर व्यक्ति की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक बड़ा घर इंपॉर्टेंट है। अगर उसके पास 2 बच्चे हैं तो उन दोनों बच्चों के लिए कमरे होने चाहिए, तो वो अपने घर के लिए जोड़ेगा। पर कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी मैरिज नहीं हुई या उसके पास बच्चे नहीं है, तो वो सोचेगा मैं दुनिया घूमूं। तो हर एक की वैल्यूज अलग है, हर एक के गोल्स अलग हैं। तो जो जिसके गोल्स है उसके अनुसार ही उसको जोड़ना चाहिए। और अपने फियर भी देखे कि वो डरता किस चीज से है, क्योंकि हम्म। अपने डर को दूर आप ही कर सकते हैं, और डर के आगे जीत है। दैट्स वंडरफुल। बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि डर से ज्यादा शायद वो चाह है कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग वो डेट ट्रैप में चले जाते हैं हाँ। कि आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं और आप मिनिमम हाँ। हाँ। बेयर पे करके हम्म। आगे बढ़ रहे हैं एंड सो हाँ। ऑन। हाँ। हाँ। प्रैक्टिकली आप उन्हें क्या सजेशन देंगे सो दैट वो सब चीजों को अवॉइड किया जा सके, प्लस उनका मनी अच्छे से मैनेज हो और इवेंचुअली ग्रो भी करे? हाँ। उसके लिए सबसे पहले तो उनको अपने मनी को ट्रैक करना हो, हम्म। कि जो भी वो अर्न कर रहे हैं, चाहे वो मतलब इनकम जितनी भी हो रही है, तो चाहे वो उनको सैलरी से आ रही है, चाहे उनको कहीं से रेंट मिल रहा है, या हो सकता है वो कोई साइड हसल कर रहे हों। किसी भी तरह की इनकम अगर उनके पास आ रही है, तो उनको ट्रैक करना चाहिए कि मेरे पास टोटल इनकम कितनी आती है। देन अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करें। और एक्चुअली एक बार में ट्रैक करने से चलेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर महीने में बिल्कुल सेम खर्चा हो। हर हम्म। महीने के खर्चे अलग अलग होते हैं। तो उन्हें कोई भी बजट बनाने से पहले कम से कम 3 महीने अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहिए, कि पर डे उन्होंने कितना खर्च किया। चाहे कार्ड से खर्च किया, चाहे किसी को चेक दिया, चाहे कैश किया। तो अपने एक्सपेंसेस को जब वो ट्रैक करेंगे, देन उसको कैटेगराइज करें कि नीड्स क्या थी और वांट्स क्या थी। वांट्स अगर जो है वो देख रहे हैं कि वांट्स में कितना परसेंटेज जा रहा है, नीड में कितना जा रहा है। एक्चुअली नीड में ज्यादा जाना चाहिए और वांट्स में कम होना चाहिए। जैसे कि एक जनरल रूल है 50-30-20 का बजट बनाने वाला रूल, जिसमें कहते हैं कि 50% आपकी नीड होगी, 30% वांट, एंड 20% आपका सेव करिए आप। तो जो 30% है आप उसको मतलब 20% भी, 25% भी कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि तभी आप सेविंग ज्यादा बढ़ा पाओगे। नीट को तो आप नहीं कम कर पाओगे ना, नीट तो करनी ही पड़ेगी। बॉन्ड्स में थोड़ी बहुत कटौती करके हम अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से उनको अगर आईफोन भी खरीदना है तो 20% डाउन पेमेंट कर दें, 6 मंथ्स में खत्म हो जाए। ईएमआईज ऐसे होनी चाहिए कि मतलब आपकी हाउस की भी जा रही है, आपकी कार की भी जा रही है, और आपने वो भी ले लिया, आईफोन भी ले लिया। तब तो आपकी ईएमआईज बहुत ज्यादा हो जाएंगी और आप स्ट्रेस में आने ही वाले हो। क्यों? क्योंकि नीड्स के लिए आपके पास उस समय लगेगा कि हमारे पास कैश नहीं है। तो प्रॉब्लम लोगों की ये नहीं होती कि उनकी ईएमआई कितनी है, उनके पास कैश फ्लो कम हो जाता है।
और कैश फ्लो कम होता है तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम जब मनी को ट्रैक करते हैं ना, देन हम ये समझ पाते हैं कि हमारा मनी कहाँ जा रहा है। हम्म। नहीं तो बिना सोचे समझे हम खर्च करते हैं ना, तो सोचते हैं मेरे मेरे पास तो अकाउंट में मतलब मे बी हो सकता है 80,000 थे या 1 लाख थे, खर्च कहाँ हो गए, हमें ही नहीं मालूम होता कि खर्च कहाँ हो गए। तो आजकल बच्चों के संग ऐसा ही होता है कि वो कार्ड से पेमेंट्स करते रहते हैं, सारे स्विगी के लिए भी, घूमने के लिए भी, कपड़ों के लिए भी, और उन्हें एग्जैक्टली मालूम ही नहीं होता कि कितना पूरे महीने में उन्होंने खर्च कर दिया। तो हम्म। चाहे वो क्रेडिट कार्ड से करें, चाहे वो डेबिट कार्ड से करें, चाहे कैश करें, या ऑनलाइन कोई भी पेमेंट करें, उनको ट्रैक करना है कि उन्होंने आज के दिन में क्या खर्च किया, और वो नीड था कि बॉन्ड था तो मेरी तरफ ट्रैक से। करने के लिए यू सजेस्ट वो ओल्ड मेथड की, मतलब हम पेन और जर्नल लेकर लिखें, और इज देयर एनीथिंग यू रिकमेंड लाइक डिजिटली या कोई ऐप? हाँ, देखिए डिजिटली कई ऐप्स हैं बजट के लिए। तो जिसको जो ऐप में जाइए, आपको जो, आपको जिसके संग आप अच्छे से मतलब सामंजस्य से बैठा पाए कि हाँ ये सही है, इसमें मैं कर सकता हूँ, वो करिए। नहीं तो हम्म। अपने लैपटॉप पे आप कोई गूगल शीट बना लीजिए और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, मान लीजिए उनके पास लैपटॉप नहीं है, कोई यंग अर्नर, कोई जरूरी नहीं है कि हर यंग अर्नर के पास लैपटॉप है, सिर्फ मोबाइल ही है, देन वो नोटबुक पे भी लिख सकता है, कोई डायरी बना सकता है और उस पे भी लिख सकता है। बस ट्रैक करना है, लिखना जरूरी है कि मैंने राइट। क्या खर्च किया। और कैटेगराइज करेंगे कि एन और डब्ल्यू लिखते जाइए कि ये नीड था कि वांट था, और अगर हम्म। ये वांट था तो क्या हम उसके लिए रुक सकते थे कभी भी। आप, मेरा ऐसा मानना है कि आप कुछ खर्च करने जा रहे हो, मान लीजिए अचानक आपके मन में आया कि टीवी खरीदेंगे, बड़ा वाला खरीदेंगे, और ये वाली कंपनी का खरीदेंगे और बहुत महंगा है, और आप अचानक गए और क्रेडिट कार्ड से खरीद के ले आए, फिर वो ईएमआई वाला चक्कर है, या आपको उसके पैसे अगले महीने जब आएगा बिल तो उसमें देने हैं आपको। हम्म। तो ये चीजों से बचने के लिए आपको पहले ये सोचना चाहिए कि क्या सचमुच मुझे जरूरत है इस चीज की। हम्म। 1 दिन का टाइम दीजिए या 2 दिन का टाइम दीजिए कि ऐसा करना, मतलब अपने आप को टाइम दीजिए। कोई जरूरी नहीं है हम आज जाएंगे, हम थोड़ा सोचते हैं कल जाएंगे, और 2 दिन का टाइम लेंगे, फिर हमें लगेगा कि हाँ क्या चीज करना ठीक है मेरे लिए, वो करें। आई थिंक वो नीड और ऐसा। वांट का डिफरेंस विल हम्म, प्ले अ बिग रोल, बिकॉज अगर हमें पता चलेगा हाँ, सब कुछ वांट है तो हमें पता चलेगा अच्छा दीज आर द प्लेसेस वेयर वी कैन कट डाउन, यस यस, ये सारी हाँ चीजें कम कर सकते हैं, सो दैट हाँ हमारा इन्वेस्टमेंट या जो सेविंग है वो बेटर हो। हाँ। राइट। ओके, सो लेट से किसी ने आपकी एडवाइस ली और उन्होंने ये लिखना शुरू किया और उनको रियलाइज हुआ कि ठीक है बहुत सारी चीजें वांट थी जो हम कट डाउन कर सकते थे, और अब वो वांट्स नहीं है, एंड देर इज सम अमाउंट लेफ्ट जिसको अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम्म। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होना चाहिए फॉर यंग अडल्ट और यंग अर्नर्स? एक तो अ, मतलब अपनी चीजों को उनको ऑटोमेट करना चाहिए। जैसे उनका जिस अकाउंट में पूरी इनकम आती है, सैलरी आती है, तो एक अकाउंट अलग कर दें जिस जो सेविंग के लिए हो, जहां से इन्वेस्टमेंट हो, ओके। और इन्वेस्टमेंट के कोई रिटर्न आए तो उसी में आए, और फिर से आप उन्हीं से, एज अ बैंकर मैं तो ये बता रही हूँ, उसी से आप इन्वेस्टमेंट कर पाए और उसी में रिटर्न आए, और अगेन आप इन्वेस्ट करो। मतलब वो अगर सेविंग के लिए आपके मेन अकाउंट से निकल गया है, तो वो पैसा उसमें आके खर्च नहीं होना चाहिए। हम्म। ठीक है। तो ओके। आप पहले ऑटोमेट कर दीजिए कि वही 10% या 15% डिसाइड कर दीजिए कि जैसे ही सैलरी आएगी, इनकम आएगी, ये पैसा सेविंग वाले उसमें चला जाएगा। देन इन्वेस्टमेंट में जो एसआईपीज चल रही हैं, चाहे वो ईटीएफ हैं, चाहे आपके कोई भी इंडेक्स फंड्स हैं, या आप स्टॉक में भी लगा रहे हो, पर स्टॉक में मैं तुरंत इसलिए नहीं कह रही हूँ कि स्टॉक बिना समझे किसी को नहीं शुरू करना चाहिए लगाना। पहले आपको एजुकेट होना जरूरी है उसके लिए, देन आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो आप थोड़ा सा कर सकते हो, क्योंकि उसको फंड को दूसरे लोग मैनेज करते हैं। आप तो खाली उसमें 1,000 रुपीज, 500, 2,000, 5,000 जो आप डालोगे वो पड़ेगा, देन दूसरे लोग मैनेज करेंगे उसको। और बजटिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, ट्रैक करें और फिर देखें कि कितना परसेंट किधर खर्च कर रहे हैं, उसको बैलेंस करें। क्योंकि 2-3 महीने तक लगातार करेंगे तब वो समझ पाएंगे कि मेरे घर में ग्रोसरी में कितना खर्च होता है,
बच्चों की एजुकेशन में कितना खर्च होता है, या सिंगल है तो भी ग्रोसरी में कितना खर्च करते हैं, या आउटिंग में कितना खर्च करते हैं, बाहर खाने में कितना खर्च करते हैं। आजकल को तो एप्स हैं जो स्विगी वगैरह, वो भी आपको बताने लगे हैं आपने पिछले महीने में कितना खर्च किया और कितना। और एक चीज, जो इनकम के बाद लोग एक्सपेंसेस के बाद जो बचता है उसको बचाते हैं, सेव करते हैं, तो उनको पहले सेव कर लेना है, देन खर्चे करने हैं। तो जब बहुत ज्यादा सेव कर लिया आपने और एक सर्टेन अमाउंट ही आपके पास बचा, तो आप फिर सोच समझ के खर्च करेंगे। नहीं तो बिना सोचे करते हैं तो पूरा ही खर्च कर देते हैं, या Right. क्रेडिट में आ जाते हैं आप, हम्म। क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर लेते हैं, तो आपको देना तो है ही ना बिल। तो क्रेडिट कार्ड से भी आपको तब करना चाहिए जबकि आपके खुद के अकाउंट में पैसे हों। तो हम्म। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, कुछ नहीं तो 2.53% तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, और आप जो इधर खर्च कर रहे हो वो तो आप एक महीने बाद अगर दे दोगे तो उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो हम्म। ये गलत हो आई थिंक जाएगा। वो होता है बहुत सारे लोगों के साथ। अगर हाँ हाँ हाँ। ज्यादातर लोगों को अगर आप पूछेंगे, दोज हु आर यंग अर्नर, शायद ये कॉमन प्रॉब्लम है कि क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है एंड हम्म। दे आर जस्ट पेइंग द मिनिमम अमाउंट और दे आर प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ। हाँ, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जब वो मिनिमम अमाउंट देते हैं, क्योंकि जो रेस्ट अमाउंट होता है उस पे उन्हें नहीं पता होता, पर 35 to 40% इंटरेस्ट लगता है, जो यस। कि मैक्सिमम होता है इंटरेस्ट। किसी भी लोन में इतना इंटरेस्ट नहीं लगता, इवन हम्म। पर्सनल लोन में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लगता जितना क्रेडिट कार्ड में लगता है। तो हम्म। आपको कभी भी मिनिमम बिल पे करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमेशा पूरा अमाउंट पे करेंगे तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होता है, हम्म। और राइट। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको जब हाउसिंग लोन लेना होगा, भाई ज्यादातर लोग कोई भी बिना हाउसिंग लोन लिए तो हाउस नहीं बना पाते हैं ना, है ना, कुछ हम्म। खरीद नहीं पाते हैं। तो और या कार खरीदनी है, कोई भी चीज आपको करनी है, जब जब भी आप लोन लेने बैंक में जाएंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा, और उस क्रेडिट स्कोर को आप पहले ही बिल्ड कर सकते हो। उसका हम्म। तरीका यही है कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल को पूरा पे करिए, हम्म। कम से कम इस्तेमाल करिए। ये मत सोचिए कि ये फ्री का पैसा है और इसको कितना भी खर्च कर सकते हैं। मतलब हम्म। क्रेडिट कार्ड ऐसी चीज है, इसको अगर आप सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं देन इसके बेनिफिट भी हैं, ऐसा हम्म। नहीं है। लेकिन वो आपको पहले से मालूम होने चाहिए कि आप जब पॉइंट अर्न करते हो तो फिर उससे आप कोई और चीजें खरीद सकते हो, फ्लाइट बुक कर सकते हो, लेकिन उसको ठीक से मैनेज करना आना चाहिए, तो देन आप कर पाओगे उस चीज को। आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या कॉमन गलतियां देखी हैं जो यंग अर्नर्स करते हैं? व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स यू हैव सीन देम? कॉमन मिस्टेक है कि उनके जो डिसीजन होते हैं वो कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए। मतलब हम्म। बस जो आया और खर्च किया, मन है किया। मन तो बहुत सारी चीजों का होता है, मन की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। तो मन पे नहीं जाना है, अपने हम्म। आप अपनी स्थिति को समझना है, और डिसीजन जो है वो कॉन्शियस डिसीजन होने चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म। और हर एक को सिर्फ आज को नहीं देखना है, उसको जो वो फ्यूचर में देखता है ना, तो उसे हमेशा पता होना चाहिए कि वो कहाँ पहुंचना चाहता है, हम्म। क्या पाना चाहता है। तो जब उसको वो पता होगा ना, अपना गोल पता होगा, देन वो सही डायरेक्शन में चल पाएगा, आ जाएगा। हम लोग के बचपन में एक एलिस इन वंडरलैंड वाली स्टोरी थी, जिसमें जो है एक क्रॉस रोड पे आके वो पूछती है कि ये रास्ता किधर जाता है, हम्म। तो वहां जो रैबिट होता है, मिस्टर रैबिट बोलता है तुम्हें किधर जाना है। हम्म। तो वही है कि उन्हें किधर जाना है उन्हें मालूम होना चाहिए। जो जो वो पाना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो वो बनना चाहते हैं, जैसी लाइफ चाहते हैं वो, उस लाइफ को पाने के लिए उन्हें आज से क्या करना है, ये उन्हें आज ही डिसाइड करना सो इट कम्स डाउन टू, एज यू सेड इन द बिगिनिंग, कि आपके गोल्स क्या हैं, है। शॉर्ट हाँ टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और मिड हाँ। टर्म गोल्स। आपके वैल्यूज क्या हैं, एंड आई हम्म। ऑल्सो लाइक आपने बोला कि आपके फियर क्या है। अगर आपको हाँ ये चिंता है कि मेरा रिटायरमेंट कैसा होगा, हाँ उस लेवल का हो पाएगा कि नहीं जो लाइफ हम आज जी रहे हैं, तो शायद आप हाँ। पहले से उसके बारे में प्रिपेयर यस रहेंगे। यस यस। अगर आपको लगता है कि जब मेरी शादी हो या मेरा बेबी हो तो आई आई कैन बुक अ नाइस हॉस्पिटल,
या हाँ उनको हाँ। हम एक कार में ले जा सके, या जो भी आपके डर है हम्म फ्यूचर को लेके, हम्म। अगर हम उन्हें ध्यान रखेंगे तो इट इज अ लॉट इजियर, यस। राइट? हाँ। और ऑन अ theoretical नोट, आई थिंक ये बात हर एक को पता होती है, बट स्टिल पीपल आर नॉट मैनेज टू मैनेज देयर मनी, हम्म। राइट? हाँ हाँ। उसके लिए हम ऐसा क्या अवेयरनेस दे सकते हैं उनको, सो दैट उन्हें ये रियलाइजेशन हो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज दैट यू मैनेज योर मनी टुडे टू हैव अ बेटर फ्यूचर। देखिए, ऐसे होता है कि लोगों को याद नहीं रहता, मतलब अंदर पीछे से रहता है कि हाँ ये करना है, लेकिन उस समय वो भूल जाते हैं। हम्म तो इसी के लिए जो है बहुत सारे लोग कहते हैं, और मैं भी इस चीज को मानती हूँ, कि अगर आप अपने गोल्स लिखेंगे, या अपना जो आपका वर्क प्लेस है, ऑफिस का है या घर में, कहीं आप उनको लिख के लगा लेंगे, आपकी वैल्यूज के अनुसार आपके 3 गोल क्या हैं या 5 गोल क्या हैं, तो आपको हमेशा याद रहेंगे वो गोल्स। हम्म जब आपको याद रहेंगे ना, तो आप फिर वो गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहता उस समय कि मुझे ये भी करना है। और उन गोल्स के लिए आप मान लीजिए कोई शॉर्ट टर्म गोल है, और उसको ही आपने लिखा हुआ है कि मैं अगले 3 साल में गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो आप आज अगर रोज बाहर खाना खाओगे, रोज जो है अपने लिए एक मतलब कैब करके ही जाओगे, हम्म है ना, तो आप नहीं कर पाओगे उस चीज को। मतलब तब आप गाड़ी कैसे खरीदोगे, क्योंकि सारा खर्च तो आप ही कर दे रहे हो। और आपको हम्म अगर मालूम है और आपके सामने कहीं लिखा हुआ है, या आप रोज लिखते हो अपने गोल्स को, तो आपको याद रहेगा भाई 3 साल बाद गोल्स, मतलब मुझे कार चाहिए, और अभी 6 महीने हुए हैं, और कितना पैसा मैंने जोड़ा है, अभी कितना और जोड़ना है। तो भाई हो सकता है हम मेट्रो से चले जाएंगे और हम कैब से नहीं जाएंगे। या रोज आप कॉफी पीते हो, रोज आप बाहर का खाना खाते हो, तो तब आप सोचोगे कि घर से खाना बना के ले जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो डेली जो 400-500 रुपए खर्च कर देते हैं बाहर, वो नहीं करेंगे। या कॉफी जो 200-250 रुपए की पी लेते हैं, या कई जगह 100 की ही मान लीजिए मिलती है, तो वो ना पी के आप जो है सोचोगे कि नहीं, मैं अगर 2 बार कॉफी पीता हूँ तो एक ही बार पीऊँ। तो एकदम से तो किसी की हैबिट नहीं बदली जा सकती है। जो हम्म भी यंग अर्नर्स हैं उन्हें मैं कहूंगी उसको धीरे धीरे वो बदलें। ओके। अगर एकदम से, जैसे जैसे बाहर खाते हैं वो हफ्ते में 3 बार खाते हैं, तो कम से कम पहले 2 बार कर दें, फिर हफ्ते में 1 बार खाएं। और फिर सोचें कि हाँ, हम वैसे भी तो एंजॉय कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स को घर में बुला लें, कोई कुछ बना के ले आए, कोई कुछ बना के ले आए, और फिर हम एंजॉय करें। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े होटल में ही हर समय जाके बैठा जाए। तो इस हम्म। तरह से वो धीरे धीरे अपनी गुड हैबिट्स को जो है जब अडॉप्ट करते हैं और लेना शुरू करते हैं, उसके तरह काम करना शुरू करते हैं, देन वो अ, और पैसा बचने लगता है, तो उन्हें समझ में आने लगता है कि हाँ, अब मेरा गोल पूरा होने वाला है। और अगर 1-2 गोल पूरे होते हैं ना, जब उनके इस तरह बचाने से और करने से, देन उन्हें समझ में आ जाता है प्रोसेस, कि ऐसे ही करने से हम अपने मिड टर्म भी पूरे कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स भी पूरे कर सकते हैं। तो ओके। अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे बदलना है आपको। एकदम से कोई चीज नहीं बदली जा सकती है, क्योंकि एकदम से आप बदलने की कोशिश करेंगे फिर वैसे ही आ जाएंगे, हाँ, फिर दैट्स राइट। वैसे ही हो जाएंगे। तो आप स्लोली, जैसे कहते हैं ना 1 डिग्री शिफ्ट होता है, तो वैसे वन हाँ, डिग्री शिफ्ट करेंगे, देन डेस्टिनेशन आपका दूसरा हो जाएगा। तो ग्रेट। 1 डिग्री पर डे आप शिफ्ट करते रहिए, और देखिए कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। अबंडेंस खाली फाइनेंशियली नहीं है। देखिए, हम्म आपके पास मनी होगा तो आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, आप प्रॉपरली खर्च करोगे हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। हाँ, आप फिर और भी चीजों के बारे में सोच सकते हो, स्पिरिचुअली भी आप सोच सकते हो कि मैं चैरिटी करूं, मैं लोगों की हेल्प करूं। तो आपकी समझिए जिंदगी बदल जाती है। सारे हम्म एरियाज जो हैं लाइफ के, वो धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं। और जब आपको उसका एक स्वाद मिल जाता है ना, तब आप उस तरफ नहीं जाना चाहेंगे कि जहां आप बिना सोचे समझे खर्च करते हैं। अब हम्म बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में हैं, और लेट्स हम्म से अगर वो आपकी एडवाइस ले रहे हैं, तो हम्म हमें पता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग टू कम एवरी मंथ। हम हम्म। उसको, ये परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, हम इतना सेव कर रहे हैं, इतना नीड्स हाँ। और वांट्स में जा रहा है, एंड सो ऑन। हम्म स्टिल वो अमाउंट फिक्स है। अगर हम्म। हमें सोचा भी हमने कि ठीक है हमारा प्रमोशन होगा या हमें एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, तो भी वो हाँ हाँ। परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं ग्रो करेगा जहां पे हम वेल्थ क्रिएट कर सके। यस तो यस। अब अगर किसी को वेल्थ क्रिएट करनी है,
और प्लस उनके पास अभी एक सोर्स ऑफ इनकम है। हम्म। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग पैशन फॉलो कर सकते हैं जिससे कि वो एक आमदनी का जरिया भी बना सके। बिल्कुल बट बहुत बिल्कुल। सारे लोगों का पैशन ऐसा होता है जिसे आप आमदनी नहीं क्रिएट कर हाँ सकते। हाँ हाँ। हाउ डू दे गो अबाउट क्रिएटिंग वेल्थ? देखिए, आपको अपने जो भी हॉबीज हैं या जो आपको अच्छा लगता है करने में, आपको थोड़ा सा डिस्कवर करना होगा कि क्या चीज ऐसी है जो मुझे करना भी अच्छा लगता है और ये मनी भी जनरेट कर सकती है। क्योंकि आजकल मनी हर हर व्यक्ति मनी जनरेट कर सकता है अपने पैशन से। आप समझिए, जब लोग सांस लेना सिखा के एयर से मनी जनरेट कर सकते हैं, तो और कुछ तो हो ही सकता है। बस हम्म। योगा सिखाया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई, तो आप मनी जनरेट कर पाते हो। आप लोगों को मान लीजिए किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक सिखा के, म्यूजिक में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अगर आपको बजाने आते हैं उससे, आर्ट क्राफ्ट से, या आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें लोग फ्रीलांसर बन सकते हैं। सैटरडे संडेज में जब उनकी छुट्टी होती है तो वो किसी को टीच कर सकते हैं, कुछ भी टीच कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उस सब से उनको पैसे मिलेंगे। प्लस वो स्टॉक मार्केट में अगर मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी होगी, एजुकेशन वो प्रॉपर लेंगे, तो वो स्टॉक में लगा के भी जो है वो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। उसके लिए अलग से उन्हें कुछ नहीं करना, खाली जो भी स्टॉक्स वगैरह है उनको फॉलो करना है, देखना है। तो एजुकेट उन्हें अपने आप को करना बहुत जरूरी है। और इस एजुकेशन के लिए भी उनको मनी एलोकेट करना चाहिए। और जहां कहीं से भी उन्हें मिल सके, चाहे वो बुक से, चाहे सेमिनार से, चाहे वेबिनार से, या कोई भी जरिया हो, उन्हें अपनी फिनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जो आज अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बजट में क्या चेंजेस हुए हैं, या स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये सारों चीजों से जब वो अवेयर होंगे, देन वो सही कदम उठाएंगे और सही तरह से पैसे बचाएंगे और फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। ओके, हम्म। सो दैट इज वन वे। सेकेंड वे, यस। जैसे आपने बोला कि आप स्टॉक में या फिर हाँ ट्रेडिंग में या कैसे भी अगर अर्न हाँ करते हैं या पैसे हाँ। लगाते हैं, तो हम्म आपके हिसाब से व्हाट आर द गुड सजेशंस फॉर इन मेकिंग और क्रिएटिंग द वेल्थ? हम्म स्पेशली अगर आपका कोई ऐसा पैशन नहीं है, आप नहीं समझ पाए कि अच्छा ठीक है चलिए मुझे सितार बजाना आता है, मुझे नहीं मालूम उसको अब हम मोनेटाइज कैसे करें, या उतना मेरे पास टाइम नहीं है, हम्म wherein I have some amount of corpus, और अगर मैं उसे कहीं पर लगाऊं और मनी विल ग्रो हम्म itself, तो what are हम्म। your few मैं suggestions? आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, करेक्ट। आई एम अ फाइनेंशियल एजुकेटर, कि आप एजुकेट कैसे हों और खुद डिसाइड करें अपने लिए। राइट। तो फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो इन्फ्लेशन है वो 6 to 7% है। तो आप कहीं भी अगर मनी लगाएं, तो इतना जरूर ध्यान रखें कि वो इन्फ्लेशन से ज्यादा अर्न कर रहा हो इंटरेस्ट। कम हम्म। से कम 8.5 9% तो करे, 10% तो करे। नहीं तो अगर मान लीजिए आपने ऐसी जगह लगाया जहां पर आपको 7% ही मिल रहा है, तो क्या हुआ, आप उधर उतना ही इन्फ्लेशन है, उतना ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, देन आपका मनी ग्रो नहीं करेगा। ग्रो तो तब करेगा जब वो इन्फ्लेशन से ज्यादा अर्न करेगा। हम्म। तो आप यही सजेशन है कि आप फाइनेंशियली एजुकेट हों, ये समझें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कहाँ का कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, तो मुझे कहाँ लगाना है। बहुत सेफ जगह होती है, जैसे आप इंडेक्स फंड में लगाएं, या ईटीएफ्स हैं उनमें लगाएं, या मतलब हर हर एक व्यक्ति का रिस्क टॉलरेंस भी अलग अलग होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जैसे मान लीजिए कई कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती उनमें। उनमें अंदर उन्हें अंदर से लगता है मेरा सारा पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मनी हो सकता है उतना ना हो, लेकिन उनमें क्षमता होती है कि हम रिस्क लेंगे और करेंगे। तो हर एक को अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना है, अपनी फाइनेंशियल गोल्स को समझना है। उनको लो कॉस्ट इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में उतना लॉस नहीं होता, और उनमें कम से कम 10% तक तो होता ही है, 10 to 12% अर्निंग, तो जो कि इन्फ्लेशन से ज्यादा है, तो उनमें लगा सकते हैं। मतलब वो सेफ है। तो इस तरह से आपको अपने लिए जो है, नहीं तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर को किसी लीजिए, नहीं तो आप अपने आप खुद सीखिए। लेकिन हम्म। इतना ज्यादा सीखने को है कि जब
तक आप किसी एक व्यक्ति को नहीं पकड़ेंगे, उसको नहीं फॉलो करेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आता। सोशल मीडिया पे हर कोई अलग अलग बात बोल रहा है, तो किसी एक को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि हाँ, ये चीज है। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी हैं, तो आप किसी एक को पकड़ सकते हैं, वो यंग अर्नर कि ये बताते हैं, तो आप उनको फॉलो करिए और करिए वो चीजें। हाँ, ऑन दैट नोट, अभी इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है हाँ। कि यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में देखें, बहुत सारे लोग हैं, और इन्फ्लुएंसर करके एक बहुत बड़ा यस। ट्रेंड है। हाँ। फिर अगेन द प्रॉब्लम इज कि किसको फॉलो करें। आप जिसके संग आपकी वाइब्रेशन मिले, क्योंकि हम्म। हर एक मान लीजिए कोई आप जो है बड़े शांत किस्म के व्यक्ति हैं, और आपको कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत हो हल्ला मचाता है और ऐसा करो ऐसे करो, मतलब ऐसे रहता है, तो आप उसके संग नहीं अपना सामंजस्य बैठा पाएंगे। तो हम्म। आप जिससे मतलब जिसके संग सामंजस्य बैठा पाए, आप उसको फॉलो करें, ओके। बट जो आपका भी है। सजेशन रहेगा कि वी हैव टू फाइंड समबडी हु हाँ हाँ इज अ हाँ। फाइनेंशियल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर। नहीं, एजुकेटर जो उनको एजुकेट। एजुकेट करे। मैं ये ओके। नहीं कहूंगी कि क्योंकि देखिए, अगर आप ना जब डायरेक्ट कोई पैसा लगाते हो, तो आपको उसके रिटर्न ज्यादा अच्छे मिलते हैं। जब आप किसी के थ्रू लगाते हो, तो उसकी भी हम्म। तो अर्निंग है, वो ऐसे ही फालतू तो नहीं बैठा हुआ है। वो हम्म। 1.5%, 2% वो भी तो कमाएगा। तो जब आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया, तो फाइनली आपको जो पैसा मिलेगा उसमें से 2% तो वो भी ले जाएगा ना। तो हम्म। आप एजुकेट होंगे, अगर एजुकेट होंगे तो आपको मालूम है, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे तो जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपको पूरा मिलेगा। लेकिन फाइनेंशियली उसको क्या इन्वेस्ट कहाँ करना है, कितना करना है, इसका डिसीजन उसका होना चाहिए। वो हम्म। किसी से मतलब किसी के प्रभाव में आके नहीं करना चाहिए। या आपके कोई रिलेटिव हैं या फ्रेंड हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इतना लगा दिया, तो आपने कहा चलो हम भी इतना लगा देते हैं, ऐसे नहीं। आप पर्सनल फाइनेंस मतलब आपका पर्सनल है ना वो तो That's right. पैसा भी आपका है, आपने कमाया है, तो आपको ही इसे मैनेज करना है, आपको ही इन्वेस्ट करना है, आपको ही मल्टीप्लाई करना है, मैनेज करना है, सब कुछ आप ही को करना है। आप हम्म। कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं अपने किसी स्टूडेंट की, हाँ हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ। यस प्लीज। मेरे एक स्टूडेंट भी हैं, फ्रेंड भी हैं, उनके पास 6-7 क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे। हम्म। और हर हर एक कार्ड का मतलब रोटेट करते रहते थे वो उसको। और करीब कम से कम ऐसा कुछ बोलते थे कि मेरा 10 लाख के लगभग जो है वो लोन है। ओह माय गॉड। और वो बैंक में खुद काम करते हैं, सीनियर मैनेजर हैं। लेकिन वही है ना, बैंकर्स को जैसे कहते हैं ना, फी नहीं पड़ेगी, कार्ड मिल रहा है, एनुअल फी नहीं देनी होगी। तो जिस भी बैंक का मिल पाया उन्होंने अपना इकट्ठे किए, कभी इधर पे किया वो किया। तो जब वो हम लोगों के हमारे संपर्क में आए, तो मैंने कहा ये तो आप गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने फिर उसमें उन कार्ड्स को धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, अगर आप बहुत बड़ा वाला नहीं कर पा रहे हो ना, तो कम से कम जिसमें कम है ना, उसको आप खत्म कर दो। तो उन्होंने उसको खत्म किया और सरेंडर किया। तो अब उनके पास 2 ही क्रेडिट कार्ड हैं, और उससे वो आराम से चलाते हैं। इस तरह वो डेट ट्रैप से भी बाहर आ पाए। और जब उन्हें मैंने इमरजेंसी फंड के लिए बोला, तो उन्होंने इमरजेंसी फंड भी करीब 6 लाख तक बना लिया है। और दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते थे, लेकिन क्योंकि एक तो वो पोस्टेड अलग अलग जगह पे थे, इस वजह से भी कुछ नहीं हो पाता था। तो अभी क्योंकि दोनों लोग साथ आ गए हैं, ट्रांसफर हो गया है, तो अब वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और उनका इमरजेंसी फंड भी बना है, उनके कार्ड्स कम हो गए हैं, डेट ट्रैप से बाहर आ गए हैं, और अब अपनी लाइफ को इंजॉय कर पा रहे हैं। आप ये सोचिए कि 25 से 35 एज ग्रुप के हमारे देश में 46-47% लोग हैं। कहा जाता है ना कि इंडिया में जो है, इंडिया सबसे जवान देश है, यंग है यहाँ पर लोग। तो अगर हमारे ये यंग अर्नर्स ये फिनेंशियल एजुकेशन लेंगे, तो हमारा देश और आगे बढ़ सकता है ना। कि अभी फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में 27% है। आप सोचिए, हम्म। 3/4। इसी वजह से आफ्टर रिटायरमेंट मैंने ये मतलब ये विजन था मेरा कि मैं लोगों को
फाइनेंशियली एजुकेट करूं। तो इसी मिशन के साथ चल रही हूँ कि मैं 1 मिलियन लोगों, यंग अर्नर्स को, यंग कपल्स को एजुकेट करूं। क्योंकि जब आप एजुकेट होगे ना, तो आपके बच्चे भी एजुकेट होंगे साथ साथ। क्योंकि तो बच्चे, आप आप कहोगे वो नहीं करते हैं, आपको जो करते हुए देखते हैं वो करते हैं। तो जब आप एजुकेट होंगे तो आपके बच्चे एजुकेट होंगे, और जब वो एजुकेट होंगे तो आप समझिए कि नेक्स्ट जनरेशन वाले भी ऑटोमेटिक हो जाएंगे एजुकेट हम्म, फाइनेंशियली। उनकी भी हैबिट्स अच्छी होंगी, फाइनेंशियल हैबिट्स। एंड तो सबसे बड़ी बात है अवेयर होना। क्योंकि जब आप अवेयर होगे तभी आप एक्शन लोगे, और जब आप एक्शन लोगे तभी आप एक्सेलरेट कर पाओगे किसी चीज को। यस, है सर्टेनली। ना? जैसे हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले तो हम अवेयर होते हैं ना कि कहाँ स्टेयरिंग है, कहाँ एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, क्लच है। अवेयर होते हैं। देन हम उसको एक्शन लेते हैं, उसको एक्शन लेना शुरू करते हैं कि कैसे ये धीरे धीरे मूव करेगी। और जब हम्म। हम वो सीख जाते हैं देन हम उसको एक्सेलरेट करते हैं, हम हाई स्पीड पे भी चला के कहीं भी जाते हैं। तो ऐसे जस्ट लाइक उस, ये एनालॉजी है कि आप अवेयर हो, एक्शन लो, एक्सेलरेट करो। तो वंडरफुल। आज अवेयरनेस जरूरी है यंग अर्नर्स के लिए। देन वो एक्शन ले पाएंगे, देन एक्सेलरेट कर ग्रेट। एनी पाएंगे। फाइनल एडवाइस फॉर आवर यंग अर्नर्स फॉर देयर प्रॉस्पर? हाँ, हाँ, गेट क्विक रिच स्कीम्स होती है ना, कभी उनमें नहीं फंसे। ऐसे हम्म। कभी नहीं सोचे कि अरे, मतलब तरह तरह की स्कीम लोग के आते हैं। जितना ज्यादा आप समझिए कि डिजिटल हो रही हैं चीजें और सब हो रहा है, उतना ही फ्रॉड भी बढ़ रहा है। लोग हम्म। ऐसे लेके आते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं कि यहाँ आप इतना दीजिए और आपका 1 महीने बाद डबल हो जाएगा। तो इस तरह की किसी स्कीम में ना फंसे। हमेशा ऑथेंटिक चीजों को ही फॉलो करें। अपने वेल्थ बनाने पर आपको फोकस करना है। क्योंकि वेल्थ स्लोली बनती है, फास्ट जाने से नहीं बनती है। हम्म। स्लो एंड स्टडी, मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल तक तो जोड़ा फिर आपने छोड़ दिया, ऐसे नहीं। अगर आपने रिटायरमेंट फंड में डालना शुरू किया है तो आपको स्टेप अप करना है। जैसे आपकी सैलरी मान लीजिए है 10% बढ़ती है, 7% बढ़ती है, तो आप उसी तरह से अपना जो रिटायरमेंट फंड है उसको भी बढ़ा दें। मान लीजिए आप अगर 5,000 पहले उसमें जोड़ रहे थे, तो उसको कम से कम 5,500 जोड़ना शुरू कर दीजिए, या 6,000। वो आपको, जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हम कितना डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं। तो इस तरह से आप जब करोगे तो आपको वेल्थ भी बिल्ड होगी, स्लोली बिल्ड होगी। और जो चीज स्लो बिल्ड होती है ना, वो परमानेंट होती है, हम्म। वो आपके पास रहती है ना? फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो कोई स्प्रिंट नहीं है, वो मैराथन है। True. तो ये लाइफ लॉन्ग जो आप एजुकेशन लोगे, आपके आखिरी सांस तक काम आने वाली है। क्योंकि पैसे की जरूरत तो आखिरी सांस तक रहने वाली है ना आपको। ये सोचना चाहिए कि ये चीज, ये लाइफ स्किल है और ये अंत तक काम आने वाली है। Great. Thank you so much, Anupma ji, for your time. It थैंक was यू। a very, very insightful session. मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं यंग अर्नर्स को इतना कुछ आपके प्लेटफॉर्म पे बता पाई। Our थैंक pleasure. यू। थैंक यू। Thank you.